क्लास 9th साइंस चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर 9। हमने इसमें फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन तक पढ़ लिया था। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था देखना, दोबारा रिवाइज करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी, अगर मोशन में तो मोशन में ही रहेगी एक स्ट्रेट डायरेक्शन में। कब तक? जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता तब तक, ठीक है। और ऑब्जेक्ट की इस अपने स्टेट को चेंज ना करने की टेंडेंसी को इनर्शिया कहते हैं। तो इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन। इसको हम क्या कहेंगे? हम इनर्शिया। तो टाइप्स ऑफ इनर्शिया, अब एक्सप्लेन करेंगे हम। क्वेश्चन 9th लिख लेते हैं। डिफाइन 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया के 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं देखना। टाइप्स ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कैसे डिफाइन करेंगे? द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट to resist any change in its state of rest is called inertia of rest. क्लियर है? जो इनर्शिया की डेफिनेशन थी उसमें हमने सिर्फ रेस्ट ले लिया, बाकी नहीं लिखा। तो सेकंड इसका टाइप है इनर्शिया का, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, तो इसे कैसे डिफाइन करेंगे देखना। सेम इसी तरह से, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ motion is called inertia of motion. ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी जिसकी वजह से वो अपने मोशन की स्टेट को चेंज नहीं करना चाहते, यानी ऑब्जेक्ट मोशन में तो मोशन में ही रहना चाहेगी, उसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। और अगर वो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे और रेस्ट पे ही रहना चाहती है तो उसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। थर्ड आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो द टेंडेंसी of an object to resist any change
in its direction। हम इसे लिख सकते हैं द टेंडेंसी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। तो यहां पे लिख लो ए या एन ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन, विच इज इन मोशन, जो मोशन में होगी, मोशन विच इज इन मोशन, टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहेंगे। ठीक है, कहां कहां देख सकते हो आप इन्हें, देखना, इनके एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है। सपोज आप बस में बैठे हो, यू आर सिटिंग इन ए बस और यू आर स्टैंडिंग इन ए बस। केस फर्स्ट देखना, यू आर स्टैंडिंग इन ए बस, तो अब आप रेस्ट पे हो, तो यू आर स्टैंडिंग इन अ बस, तो अब आप किस में हो, रेस्ट पे। एंड द बस बिगिंस टू मूव सडनली, एंड द बस बिगिंस टू मूव सडनली, एकदम से जो बस है वो मूव करना शुरू कर जाती है। आप क्या करोगे, एकदम आपको क्या फील होगा, यू टेंड टू फॉल बैकवर्ड। नाउ यू टेंड टू फॉल बैकवर्ड। Backwards. This is because sudden start of the bus. This is because sudden start of the bus bring motion to the bus as well as your feet. In contact with the floor of the bus. But the rest of your body opposes this motion. But rest of your body opposes this motion because of इनर्शिया ऑफ। आप स्टार्टिंग में किस पोजीशन में थे, रेस्ट में, तो आप में क्या थी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मैं पूरा समझाता हूं, दोबारा से देखना। बस खड़ी थी, आप बस में खड़े थे, बस एकदम से सडनली एकदम से बस स्टार्ट हुई, आगे चल पड़ी और आप पीछे की तरफ गिर गए। ऐसा आपने देखा होगा, एकदम से पीछे गिरते हैं। सीट पे बैठे हो, गाड़ी स्टार्ट हुई, आपका सिर पीछे की तरफ लगता है, जनरली सबके साथ होता है। एकदम से जब भी स्टार्ट होता है हम पीछे की तरफ गिरते हैं, यानी कि पूरा गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी गिरते हैं, जनरली पकड़े हुए होते हैं, लेकिन ऐसा झटका जरूर महसूस होता है, वो पीछे गए। तो किस वजह से हुआ, क्यों, जो सडन स्टार्ट हुआ बस का, तो बस तो मोशन में आ गई, तो बस रेस्ट से, जो बस है, बस वो रेस्ट से मोशन में आ गई, वो रेस्ट पे थी, रेस्ट से वो मोशन में आई अचानक। लेकिन
आप रेस्ट पे थे तो रेस्ट पे ही रहे ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। स्टार्ट बस ब्रिंग मोशन इन द बस एज वेल एज योर फीट। आपके जो पैर जो बस के कांटेक्ट में थे वो भी मोशन में आ गए, लेकिन अपर पोर्शन बाकी जो बॉडी का पोर्शन है वो रेस्ट में ही रहा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो आप पीछे नहीं गिरते, आपका ऊपर का पोर्शन वहीं रहता है, बस और आपके पैर वो आगे निकल जाते हैं और आपको लगता है कि आप पीछे गिरे हो। तो इसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है। दूसरा क्या है, आप देखोगे कि अगर बस चल रही है, आप उसमें बैठे हुए हो, अचानक से बस रुक जाती है, तो आप आगे की तरफ जाके टकरा जाते हो। ब्रेक लगाते हैं तो आप आगे की तरफ जाके टकरा जाते हो। ये किस वजह से? ये हुआ इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। सेकंड केस। अच्छा, फर्स्ट में हमने बस वाला एग्जांपल ले लिया, स्टैंडिंग इन अ बस। तो ये जो फर्स्ट था इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे एक तो ये हो गया। दूसरा, पेड़ के पत्ते हिलाने से टूट जाते हैं। व्हेन यू शेक द ब्रांच ऑफ द ट्री सम लीव्स फॉल डाउन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्योंकि जो भी आप कर रहे हो, करने से पहले की पोजीशन और बाद की पोजीशन देखो। पहले पेड़ की टहनी रेस्ट पे थी, आपने हिलाया तो मोशन में आई, तो जो उसके साथ मोशन में आ गए वो ठीक है, जो रेस्ट पे ही रहे वो ब्रेक हो जाएंगे। आप गद्दे को झाड़ते हो, डंडा मार मार के दरी झाड़ते हो तो धूल निकलती है। तो धूल कैसे निकलती है? आप जब हिट करते हो किसी गद्दे पे डंडा मार के, तो वो तो आपका मोशन में आ जाता है, और जो पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल, वो रेस्ट पे रहते हैं तो सेपरेट हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है, पेपर में पूछे जा सकते हैं। कैरम बोर्ड की गोटियां हैं, एक के ऊपर एक रखी, आप नीचे वाली को मारते हो वो निकल जाती है, बाकी वहीं रह जाती हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, उन पे फोर्स नहीं लगा। एक ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड रखो, कार्डबोर्ड पे कॉइन रखो, कार्डबोर्ड को ऐसे साइड से मारोगे, फ्लैप करोगे, कार्डबोर्ड निकल जाएगा, कॉइन ग्लास में गिरेगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो मैं हिंट में दे रहा हूं, लीव्स फ्रॉम द ब्रांच एग्जाम्पल। पहला तो वही है, स्टैंडिंग इन अ बस एट रेस्ट, स्टैंडिंग इन ए बस एट रेस्ट। दूसरा, लीव्स फॉल ऑन शेकिंग द ब्रांच, ऑन शेकिंग द ब्रांच। डस्ट कम्स आउट, तीसरा, डस्ट कम्स आउट ऑन बीटिंग द मैट। फोर्थ, coin fall into the glass। ऐसे ये ग्लास है, इसके ऊपर ये कार्डबोर्ड रखा हुआ है, या कॉइन है। सिर्फ हिंट के लिए बता रहा हूँ, वो बड़े लंबे स्टेटमेंट में इसे एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। फिफ्थ, कैरम, जो कैरम कॉइन्स हैं, कैरम कॉइन्स एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे रखे रहते हैं। नीचे वाले पे हिट करते हो तो सिर्फ ये निकल जाती है, बाकी वहीं पे रह जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कैरम कॉइन्स का एक एग्जांपल है। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल पूछ सकते हैं, ये कॉमन है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सब किसकी वजह से? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, ये सब इनर्शिया ऑफ रेस्ट। फिर सेकेंड आपके पास आ जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, तो ऑन अप्लाइंग द सडन ब्रेक, ए सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, ए सडन application of brakes may cause injury to you, may cause injury to you
by collision with panel in front by collision with front panels. Why? Due to inertia of motion. जब आप कार में बस में बैठे हुए हो तो पहले आप दोनों ही मोशन में फिर ब्रेक्स लगे, ब्रेक्स लगने से कार जो है वो रेस्ट पे आई और आपका जो लोअर पोर्शन है, योर लोअर पोर्शन विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ कार ऑल्सो comes at rest, but upper body still remains in motion. लेकिन आपके ऊपर वाला शरीर अभी तक मोशन में ही रहेगा। कार रुक जाएगी, ऊपर वाला शरीर मोशन में ही रहेगा तो कहाँ टकराएगा? आगे कार के पैनल पे जाके आपका सिर टकराएगा। इसलिए बेल्ट लगाना, सेफ्टी बेल्ट इसीलिए लगाने के लिए जो है बोला जाता है कि सेफ्टी बेल्ट्स लगाओ, क्योंकि सेफ्टी बेल्ट्स क्या हैं, आपको कार के साथ टाई कर देगी, कार के साथ आपको बांध देंगी। कार को ब्रेक लगेंगे तो सेफ्टी बेल्ट की वजह से आपका अपर पोर्शन भी रुक जाएगा। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज आपका अपर पोर्शन मोशन में ही रहेगा और सामने फ्रंट पैनल पे टकरा के जो है चोट बहुत लग सकती है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन। थर्ड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है बेटा? ध्यान से देखना। आप मान लो एक शार्प टर्न ली, व्हेन मोटर कार मेक्स ए, ध्यान से देखना, व्हेन मोटर कार मेक्स ए शार्प टर्न एट ए हाई स्पीड, एट ए हाई स्पीड। आप सब कार के साइड वाली सीट पे बैठे हो, कोई ड्राइव कर रहा है तो कार को स्पीड में ड्राइव किया जा रहा है और एकदम से मोड़ लिया है किसी कॉर्नर पे, तो आप कार का जो दरवाजा है उसकी तरफ जाके लगोगे, है ना? तो हाई स्पीड पे कार जब एकदम से टर्न कर दी जाती है, यू गेट थ्रोन ऑन वन साइड। क्या होगा? यू गेट थ्रोन ऑन वन साइड। आप कार के एक साइड दरवाजे की तरफ जाके लगते हो। एक्चुअली होता क्या है कि कार मुड़ जाती है और आप सीधे ही जाते रहते हो, तो जो डायरेक्शन में आप जा रहे थे अब उस डायरेक्शन में कार का मुड़ने की वजह से वो दरवाजा आ गया और आप उस पे जाके टकरा जाते हो। तो ये है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। दिस कैन अगेन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ लॉज ऑफ इनर्शिया। यू टेंड टू कंटिन्यू मूव ऑन स्ट्रेट लाइन मोशन when unbalanced force is applied by the engine to the change the direction of the car. कार जो है वो मूव कर जाती है, बैंड हो जाती है, एक साइड टर्न कर गई है, बट आप स्टिल रिमेन्स इन मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन, और इसकी वजह से आप जो है थ्रो ऑन वन साइड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो आपसे एग्जाम्पल दिए जाएंगे और इनके रीजन पूछे जाएंगे। तो तीन ही रीजन है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। समझना आपको है कि इंसिडेंट से पहले कुछ हुआ, उससे पहले की आपकी पोजीशन क्या थी, वही इनर्शिया आपके अंदर या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर होगा। ठीक है। क्वेश्चन 10th इस टॉपिक पे बन जाएगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे कोई भी क्वेश्चन। क्वेश्चन 11th इस टॉपिक पे हो जाएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन। वो पूछ लेंगे कि एकदम से शार्प ब्रेक लगने के बाद आप फ्रंट में आगे जाके गिर जाते हो, किस वजह से। तो अगर 1 मार्क्स में आया तो सिंपल लिख दो इनर्शिया ऑफ मोशन, 2 में आया तो ये एक्सप्लेन भी कर दो साथ में।
इसी तरह से 12th क्वेश्चन जो है वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन वाले पे बन जाएगा, और सिचुएशन देगा, पूछेगा किस वजह से, तो आपको लिखना है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अगले टॉपिक पे जो आपका क्वेश्चन बनता है वो बनता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, क्वेश्चन 13, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन inertia and mass, inertia and mass, inertia और mass में क्या रिलेशन है? तो आंसर देख लो, बहुत आसान है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज a measure of its inertia। किसी ऑब्जेक्ट के इनर्शिया के मेजर को ही उसका मास कहते हैं। छोटी ऑब्जेक्ट है ये, इसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, मैंने हल्का सा फोर्स लगाया और ये मूव करने लगा, तो इसका मतलब इसमें इनर्शिया कम है तो मास भी कम है। बड़ी ऑब्जेक्ट है, थोड़ा और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा मूव करने के लिए, यानी मास ज्यादा है। और बहुत हैवी ऑब्जेक्ट सोचो, ट्रक खड़ा है, कोई और चीज है, तो आपको उसकी इनर्शिया को ब्रेक करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो हम कहेंगे ना उसका मास बहुत ज्यादा है। तो इनर्शिया के मेजर को ही मास कहा जाता है, ये ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट हमारा है सेकंड लॉ के ऊपर हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा बनता है डिफाइन और स्टेट सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्वेश्चन 14, स्टेट second law of motion। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन किस तरह से होगा देखना, आप लिखो आंसर, साथ साथ में समझाता हूं। द सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द सेकंड लॉ ऑफ मोशन states that the rate of change of momentum, that the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force। मीनिंग समझना बेटा, जो लॉज ऑफ मोशन, 3 लॉज ऑफ मोशन है, 3। पहला हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन एंड अ स्ट्रेट लाइन इट रिमेन्स इन सेम स्टेट अनलेस वी नॉट अप्लाई फोर्स ऑन इट। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, मोशन में, स्ट्रेट लाइन में या जैसे भी हो, उसी स्टेट में रहना चाहती है जब तक हम उस पर फोर्स नहीं लगा देते। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में मोमेंटम शब्द नया है, पहले मैं तुम्हें मोमेंटम ही समझा देता हूं। तो मोमेंटम किसे कहते हैं? मोमेंटम इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड velocity of an object। it is represented by p से रिप्रेजेंट करते हैं। therefore p इक्वल टू mv, ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला इसमें ये p तो क्या हो गया, p तो आपका मोमेंटम हो गया, मोमेंटम।
m आपका मास हुआ और v आपकी वेलोसिटी हुई। ये मोमेंटम बनाने की या सोचने की जरूरत क्यों पड़ी? देखो बेटा, जब हम ना इफेक्ट असर को स्टडी करते हैं किसी चीज के, तो उसमें हमें उसका मास और वेलोसिटी दोनों का असर देखना पड़ता है। मैं एक छोटा सा पत्थर आप पे फेंक के मारूं तो मास कम है तो आपको असर भी कम होगा, कोई बात नहीं, अरे सर मजाक कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। छोटे पत्थर की बजाय मैं मास बढ़ा दूं, बड़ा पत्थर फेंक के मारूं, ओए होए मर गए सर मर गए, ऐसा क्यों किया, हो गया ना, फर्क पड़ गया। तो मास बढ़ने से असर होगा, फर्क पड़ेगा, इफेक्ट पे फर्क पड़ेगा। अब वेलोसिटी साथ में क्यों दी है? कह रहा है कि दोनों में से मैं मास ना बढ़ाऊं, वो जो छोटा सा पत्थर है ना उसका मास ना बढ़ाऊं, उतना ही रखूं, लेकिन उसकी वेलोसिटी बढ़ा दूं। वेलोसिटी बढ़ाने का मतलब है कि मैं उसे गुलेल पे लगाऊं और खींच के फिर मारूं, तो अब असर बढ़ेगा ना। या उस पत्थर के साइज की जो बुलेट है, गोली, उसे पिस्टल में डाल के फिर उड़ा दूं तो भी असर बदल गया, इफेक्ट चेंज हो गया। पहले कोई बात नहीं, छोटा सा पत्थर ऐसे ही तो फेंका था, लेकिन वेलोसिटी बढ़ा दी तो इंसान मर जाएगा। यानी मास सेम होने से, वेलोसिटी बढ़ने से तो भी इफेक्ट चेंज हो जाता है ड्रास्टिकली, और वेलोसिटी सेम रहने से मास बढ़ने से भी हो जाएगा। दोनों बढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा इफेक्ट चेंज होगा। मान लो इसका साइज भी बढ़ा दे और वेलोसिटी भी बढ़ा दे तो बॉम्ब का काम करेगा वो तो इन दोनों के प्रोडक्ट से जो इफेक्ट जनरेट हुआ उसको स्टडी करने के लिए हमने एक नई फिजिकल क्वांटिटी मोमेंटम बना ली। तो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सेकंड लॉ इसी मोमेंटम के बारे में बता रहा है। सेकंड लॉ कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जहां भी रेट ऑफ चेंज ऑफ आए यानी चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, मोमेंटम में कितने टाइम में चेंज आया है, किस पे डिपेंड करेगा, खुद देखना भाई। मोमेंटम में चेंज लेके आना है मुझे, मैं तुम पे पत्थर फेंक रहा हूं और मुझे ज्यादा मोमेंटम करना है तो ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी ना। तो मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस तरफ फोर्स लगाऊंगा उसी तरफ मोमेंटम में चेंज आएगा। कितना आसान हो गया सेकंड लॉ। मोमेंटम आपको पता है और ये भी पता है कि मोमेंटम में जो चेंज आएगा फोर्स लगाने से आएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। याद रह जाएगा ना। तो ये सेकंड लॉ था। मैथमेटिकली भी अभी हम सेकंड लॉ को प्रूव करेंगे, पहले मोमेंटम वाला कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस पे मोमेंटम वाले पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन 15, डिफाइन मोमेंटम। डिफाइन मोमेंटम, मोमेंटम को डिफाइन करो और राइट इट्स फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला लिखो, हमने लिख दिया मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी मास इंटू वेलोसिटी। तो एसआई यूनिट मोमेंटम की फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट, या इसे नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख लेते हैं। क्वेश्चन 16 बना लें। राइट द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम देखना भाई, सॉल्यूशन आंसर P इक्वल टू एम वी। मास होता है किलोग्राम में, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड में। तो मोमेंटम हो गया एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। ऐसे लिखो या किलोग्राम मीटर सेकंड के ऊपर -1 लिख दो। किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये मोमेंटम की एसआई यूनिट है। पी से इसे डिनोट करते हैं, एम वी इसका फॉर्मूला। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।